हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम स्पीडी करंट अफेयर्स के पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर चैनल पर पिछले वीडियो देख सकते हैं, जिसमें यहाँ से पहले के करंट अफेयर्स को पूरी तरह से कवर कर दिया हूँ। और आज भारत और विश्व के प्रथम 2024 से 26 के न्यूज़ से हमें यहाँ स्टार्ट करना है और यहाँ से करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला है कि भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सांसद कौन बनी है? तो मेनका गुरुस्वामी बनी है। तो मेनका गुरुस्वामी को क्या बनी है? तो भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सांसद बनी है। दूसरा है कि दुनिया की पहली चौगनी एम्पूटी तीरंदाज चैंपियन दुनिया की पहली चौगनी एम्पूटी तीरंदाज चैंपियन कौन बनी है? तो पायल नाग। कौन बनी है? पायल नाग। अगला है चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो क्रिस्टीना कोच। कौन बनी है? क्रिस्टीना कोच। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाली पहली महिला क्रिस्टीना कोच। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च। तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च कहाँ किया गया है? अमरावती में, आंध्र प्रदेश में। अमरावती में, आंध्र प्रदेश में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया गया है। अगला है दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो यह किया गया है अपना प्यारा भारत इंडिया में। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो भारत में। अगला है साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दिव्या सिंह बनी है। दिव्या सिंह बनी है। इन्होंने साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, जो कि गोरखपुर की है, दिव्या सिंह। अगला है भारत में दूसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सानंद, गुजरात में किया गया है। भारत के दूसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन गुजरात के सानंद में किया गया है। वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो आंध्र प्रदेश बन गया है। आंध्र प्रदेश किस चीज़ में पहला बना है? तो वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य बन गया है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो साई जादव बनी है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली भारतीय महिला साई जादव बनी है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो वो ऑस्ट्रेलिया बना है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश ऑस्ट्रेलिया बना है। अगला है सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति। सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? तो लुआना लोपेस लारा। लुआना लोपेस लारा, यह ब्राज़ील की है। यह ब्राज़ील की है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। तो अगला है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो गुजरात। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? गुजरात। और पहला राज्य कौन बना है? यह उत्तराखंड। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो चंडीगढ़। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? केरल। तो व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? केरल। अगला है भारत की पहली म्यूजिकल रोड की शुरुआत कहाँ की गई है? तो यह मुंबई में की गई है। इनसे किस प्रकार की आवाज़ें आती है? तो जय हो का आवाज़ आती है। अगला है 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला कौन बन गया है? 100% जिला हासिल करने वाला पहला जिला अलवर, राजस्थान की। अलवर, राजस्थान की। अगला है महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा पवार। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार। अगला है ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल। तो ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य केरल। अगला है भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई है? दिल्ली एम्स में। अगला है भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली एम्स में की गई है। बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य गोवा। बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य गोवा। समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करने वाला भारत का पहला जिला कौन है? धमतरी, छत्तीसगढ़ का। समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करने वाला भारत का पहला जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। अगला है भारत का पहला मोनोपॉज क्लिनिक की शुरुआत कहाँ की गई है? महाराष्ट्र में। तो भारत का पहला मोनोपॉज क्लिनिक की शुरुआत कहाँ की गई? महाराष्ट्र में। 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य असम। 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? असम। पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत कहाँ की गई है? तो वायनाड, केरल में। पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला अदालत पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत वायनाड के केरल में की गई। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? मुंबई में। भारत का पहला गहन प्रजनन केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? मुंबई में। मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? राजस्थान। तो मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला पहला राज्य बन गया है राजस्थान। अगला है
कि संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब। संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो मालदीव। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बन गया है मालदीव। मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला पहला राज्य कर्नाटक। मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला पहला राज्य कर्नाटक। भारत के पहले बिजली से चलने वाली रॉकेट का नाम वायुपुत्र। वायुपुत्र ऐसा रॉकेट है जो भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट है। बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम वायुपुत्र। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बन गया है? स्वीडन। अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? वह केरल है। अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य केरल। राफेल विमान में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति कौन बन गई है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। राफेल विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अगला है भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ बना है? तो यह हैदराबाद में। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? तो दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाले पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? केरल। भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कूनो राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? तो यह है चंडीगढ़ को। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? चंडीगढ़ को। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला किसे घोषित किया गया है? तो बालोद, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला किसे घोषित किया गया है? बालोद, छत्तीसगढ़। भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र कहाँ बना है? तो गोवा में। भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र कहाँ बना है? गोवा में। स्वयं सहायता समूह के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु। स्वयं सहायता समूह SHG के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु। दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम, जो कि एक वायरस है, को किसने बनाया है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट, जो कि अमेरिका में स्थित है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका के द्वारा दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम का निर्माण किया गया है। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन कहाँ बनाया गया है? नई दिल्ली में। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन नई दिल्ली में बनाया गया है। बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है? तो मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बनी है। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कहाँ बना है? एम्स दिल्ली। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली। भारत के पहले PM मित्र पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश। भारत के पहले PM मित्र पार्क का निर्माण मध्य प्रदेश में। दुनिया का पहला AI जनित मंत्री, जिसका नाम डिएला है, की नियुक्ति कहाँ की गई है? तो अल्बानिया में। दुनिया की पहला AI जनित मंत्री डिएला की नियुक्ति अल्बानिया में की गई है। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। तो दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ लॉन्च की गई? नई दिल्ली में। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया? हिमाचल प्रदेश। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बन गया है? तो फ्रांस। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बन गया है? फ्रांस। अगला है कि भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक कौन बना है? तो आदिवानी। तो भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक आदिवानी। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? केरल। भारत की पहली AI पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत कहाँ की गई? तो महाराष्ट्र में। भारत की पहली AI पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत महाराष्ट्र में की गई। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ किया गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में किया गया है। पशु व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। तो पशु व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आस्था पुनिया। तो भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो आस्था पुनिया। भारत का पहला एक्वा टेक पार्क कहाँ बनाया गया है? तो असम में। भारत का पहला एक्वा टेक पार्क कहाँ बनाया गया? तो असम में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ बनाया गया? हैदराबाद में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ बनाया गया? हैदराबाद में। भारत का तितली अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया है? केरल में। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया है? केरल में। समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी किसे बनाया गया है? तो सागरमाला वित्त निगम को। समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी किसे बनाया गया है? सागरमाला वित्त कंपनी। अगला है योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला गीता समोता।
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन है? गीता समोता। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय? शुभांशु शुक्ला। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय? शुभांशु शुक्ला। भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है? विभा देवी। भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है? विभा देवी, जो कि बिहार की है। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ खोला गया है? गाजियाबाद में, यूपी के गाजियाबाद में। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ खोला गया है? यूपी के गाजियाबाद में। ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य? बिहार। ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बिहार। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला? एडी कैंप। भारत की पहली महिला एडी कैंप कौन बनी? यशस्वी सोलंकी। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एडी कैंप कौन बनी? यशस्वी सोलंकी। अगला है, विश्व के पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो हात्सु सीमा स्टेशन, जापान में। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो हात्सु सीमा स्टेशन, जापान में। अब है वर्ष 2025-26 में हुए प्रमुख समझौते और ज्ञापन। आइए देखते हैं पहला समझौता किस किस के साथ हुआ है। तो AI स्मार्ट शहरों की योजना के लिए समझौता किया गया है। AI स्मार्ट शहरों की योजना के लिए समझौता किया गया भारत और जापान से। AI स्मार्ट शहरों बनाने के लिए योजना के लिए समझौता किया गया भारत और जापान के बीच में। MSME क्षेत्रों को एकीकृत और विकसित करने के लिए एक समझौता किया गया। MSME क्षेत्रों को एकीकृत और विकसित करने के लिए समझौता किया गया भारत और दक्षिण कोरिया के साथ। भारत और दक्षिण कोरिया के साथ MSME क्षेत्रों को एकीकृत और विकसित करने के लिए समझौता किया गया है। आधार केंद्रों को गूगल मैप पर प्रदर्शित करने के लिए समझौता किया गया भारत और नेपाल के साथ। भारत और नेपाल के साथ आधार केंद्रों को गूगल मैप पर प्रदर्शित करने के लिए समझौता किया गया है। अगला है, वन्यजीव सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किसके साथ हुआ है? तो उडई और गूगल के साथ वन्यजीव सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। हैमर मिसाइल के निर्माण के लिए समझौता हुआ। हैमर मिसाइल के निर्माण के लिए समझौता किसके बीच हुआ है? तो भारत के वेल कंपनी और सैफ्रॉन, जो कि फ्रांस की कंपनी है, उसके बीच में हैमर मिसाइल के निर्माण के लिए समझौता किया गया है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए समझौता किया गया। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए समझौता किया भारत और ओमान के बीच में। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए समझौता किया गया है भारत और ओमान के बीच में। भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता किया गया तेलंगाना और UAE के साथ में। भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता किसके बीच किया गया? तेलंगाना और UAE के बीच में। आप्रवासन सुरक्षा और सहयोग के क्षेत्र में समझौता हुआ। आप्रवासन सुरक्षा और सहयोग के क्षेत्र में समझौता हुआ भारत और जर्मनी के बीच में। आप्रवासन सुरक्षा और सहयोग के क्षेत्र में समझौता किसके बीच हुआ है? भारत और जर्मनी के बीच में। डाक एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए समझौता किया गया। डाक एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए समझौता किया गया है भारत और जर्मनी के बीच में। अगला है, दवा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता किया गया। दवा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता किया गया भारत और लाइबेरिया के बीच में। भारत और लाइबेरिया के बीच में दवा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया गया है। अगला है, साझा शिक्षण और शैक्षणिक नवाचार हेतु समझौता किया गया। साझा शिक्षण और शैक्षणिक नवाचार हेतु समझौता किया गया गति शक्ति विश्वविद्यालय और अमेजन के बीच में। गति शक्ति विश्वविद्यालय और अमेजन के बीच में साझा शिक्षण और शैक्षणिक नवाचार हेतु समझौता किया गया है। अगला है, रेलॉस समझौता। रेलॉस समझौता इसका फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक सहायता का पारस्परिक आदान प्रदान हेतु। यह भारत और रूस के बीच में किया गया है रेलॉस समझौता। अगला है, व्यावसायिक कौशल में क्रांति लाने के लिए समझौता किया गया है। व्यावसायिक कौशल में क्रांति लाने के लिए समझौता किया गया है MSDE और ऑटोडेस्क के बीच में। MSDE और ऑटोडेस्क के बीच में व्यावसायिक कौशल में क्रांति लाने के लिए समझौता किया गया है। अगला है, सशस्त्र सेनाओं के बीच में संचालन साझेदारी को मजबूत करने के लिए समझौता किया गया। सशस्त्र सेनाओं के बीच संचालनात्मक साझेदारी को मजबूत करने के लिए समझौता किया गया भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। धान से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए समझौता किया गया। धान से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए समझौता किया गया IISc बेंगलुरु और पंजाब के बीच में। IISc बेंगलुरु और पंजाब के बीच में धान से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए समझौता किया गया। संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग हेतु भारत और जापान के बीच में समझौता किया गया है। रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन के हेतु भारत और मोरक्को के बीच में समझौता किया गया है। भारत और मोरक्को के बीच में रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन हेतु किया गया है। अगला है, निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत और इजराइल के बीच में समझौता किया गया है। निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत और इजराइल के बीच में समझौता किया गया है। अगला है, खनिजों के अन्वेषण अगला है, खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए ऑयल इंडिया और HPCL के बीच में समझौता किया गया। खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए ऑयल इंडिया और HPCL के बीच में समझौता किया गया। सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड और इन्फोसिस के बीच में समझौता किया गया। सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड और इन्फोसिस के बीच में समझौता किया गया है। समुद्री सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में समझौता किया गया है। समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और UAE के बीच में समझौता किया गया। रक्षा के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए
ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए असम राइफल और IIT मणिपुर के बीच में समझौता किया गया है। रक्षा के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए असम राइफल और IIT मणिपुर के बीच में समझौता किया गया है। मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु भारत और मालदीव के बीच में समझौता किया गया है। मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्रों को सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु भारत और मालदीव के बीच में समझौता किया गया। व्यापार, स्वास्थ्य, डिजिटल भुगतान क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और नामीबिया के बीच में समझौता किया गया है। पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में समझौता किया गया। भारत के पहले स्वदेश ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण के लिए भारत और नॉर्वे के बीच में समझौता किया गया है। भारत के पहले स्वदेश ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण के लिए भारत और नॉर्वे के बीच में समझौता किया गया। 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने एवं ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और डेनमार्क के बीच समझौता किया गया। 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने एवं ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और डेनमार्क के बीच में समझौता किया गया। सीमा पर बिजली पारेषण अवसंरचना विकसित करने के लिए भारत और नेपाल के बीच में समझौता किया गया। सीमा पर बिजली पारेषण अवसंरचना विकसित करने के लिए भारत और नेपाल के बीच में समझौता किया गया। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और इटली के बीच में समझौता किया गया। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और इटली के बीच में समझौता किया गया। सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और नेपाल के बीच में समझौता किया गया। आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भारत और चिली के बीच में समझौता किया गया। जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और नेपाल के बीच में समझौता किया गया। रक्षा और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच में समझौता किया गया। लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत और अर्जेंटीना के बीच में समझौता किया गया है। लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत और अर्जेंटीना के बीच में समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। गैर बासमती सफ़ेद चावल व्यापार पर समझौता भारत और इंडोनेशिया के बीच में किया गया है। अब अगले हेडलाइन को कवर करते हैं। अगला हेडलाइन है मोबाइल ऐप एवं पोर्टल 2026। तो अगला है साइन ऐप या पोर्टल है। इसके जारीकर्ता और उद्देश्य। पहला साइन अप किसके द्वारा जारी किया गया है? तो भारतीय रेलवे के द्वारा साइन ऐप जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है भारतीय महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न घटना अधिसूचना सशक्तिकरण के लिए। उद्देश्य क्या है? महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न घटना अधिसूचना सशक्तिकरण के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया है? साइन ऐप भारतीय रेलवे के द्वारा जारी किया गया है। अगला है पंखुड़ी पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा पंखुड़ी पोर्टल जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है इसके माध्यम से कोई व्यक्ति या संगठन महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं में आर्थिक योगदान कर सकता है एवं योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी कर सकता है। तो पंखुड़ी पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला है भू भारती पोर्टल तेलंगाना सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल तेलंगाना सरकार के द्वारा जारी किया गया है। अगला है ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया गया। ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल उत्तराखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें 4 धाम यात्रा 2026 के लिए शुरू की गई एक डिजिटल स्वास्थ्य पहल है। जिसका उद्देश्य 4 धाम यात्रा 2026 के लिए शुरू की गई एक डिजिटल स्वास्थ्य पहल है। अगला है आशा वैन मोबाइल इकाई जो है गुजरात सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य कैंसर का शीघ्र पता लगाने और उनकी जांच के लिए है। कैंसर का शीघ्र पता लगाना और उनकी जांच के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो आशा वैन मोबाइल इकाई, जो कि गुजरात सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। निवेश मित्र 3.0 ये इसका जारी करता है उत्तर प्रदेश सरकार। निवेश मित्र 3.0 इसकी जारी करता है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है AI संचालित वीडियो है जो राज्य में निवेश की प्रक्रिया को आसान बनाएगा। अगला है सी बॉक्स पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए ऑनलाइन शिकायत आप दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए सी बॉक्स पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। अगला है भारत विस्तार ऐप कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जारी किया गया है। भारत विस्तार ऐप कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य किसानों को उसकी अपनी भाषा में खेती से जुड़ी सटीक जानकारी देने के लिए लॉन्च किया गया। किसानों को अपनी भाषा में जुड़ी
अपनी भाषा में खेती से जुड़ी सटीक जानकारी देने के लिए भारत विस्तार ऐप कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जारी किया गया है। गृह लक्ष्मी पोर्टल कर्नाटक सरकार के द्वारा जारी किया गया है। गृह लक्ष्मी पोर्टल कर्नाटक सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य महिला उद्यमियों के उत्पादों को प्रदर्शित और विपणन करने के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल कर्नाटक सरकार के द्वारा जारी किया गया है। संचार साथी ऐप दूरसंचार विभाग के द्वारा जारी किया गया है। संचार साथी ऐप दूरसंचार विभाग के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य मोबाइल डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले IMEI की वास्तविकता वेरीफाई करने के लिए है। मोबाइल डिवाइस में इस्तेमाल होने वाली IMEI की वास्तविकता वेरीफाई करने के लिए है। अगला है सुजल भारत ऐप। अगला है सुजलम भारत ऐप जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। ग्रामीण पेयजल प्रणालियों को ट्रैक करने, प्रबंधित करने और बेहतर बनाने के लिए सुजलम भारत ऐप जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। अगला है कायका सेतु पोर्टल यह कर्नाटक सरकार के द्वारा जारी किया गया। इसमें युवाओं को रोजगार देने की बात की गई है। इसमें युवाओं को रोजगार देने के लिए कायका सेतु पोर्टल कर्नाटक सरकार के द्वारा जारी किया गया है। अगला है माई भारत ऐप केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा जारी किया गया है। माई भारत ऐप केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा जारी किया गया। युवा नेतृत्व और सामाजिक भागीदारी के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करने हेतु इस ऐप को जारी किया गया। युवा नेतृत्व और सामाजिक भागीदारी के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करने के लिए माई भारत ऐप केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा जारी किया गया है। अगला है नेवर अलोन ऐप एम्स दिल्ली के द्वारा जारी किया गया है। इसमें छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए एम्स दिल्ली के द्वारा नेवर अलोन ऐप जारी किया गया है। अगला है पीएम सेतु पोर्टल की बात करें तो यह पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी किया गया है। भारत के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का आधुनिकीकरण करने के लिए पीएम सेतु पोर्टल को जारी किया गया है। भारत के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITIs का आधुनिकीकरण करने के लिए पीएम सेतु पोर्टल पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी किया गया है। अगला है कपास किसान ऐप के केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा जारी किया गया। इसका उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों में कपास की खरीद के लिए किसानों से कपास की खरीद के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया है तो कपास किसान ऐप समीर 2.0 ऐप केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। समीर 2.0 ऐप केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी किया गया। इसका उद्देश्य देश के नागरिकों को वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता की जानकारी देने के लिए समीर 2.0 ऐप केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। गज रक्षक ऐप जो है मध्य प्रदेश के द्वारा जारी किया गया। मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए गज रक्षक ऐप मध्य प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। ज्ञान भारतम पोर्टल संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। देश के समृद्धि पांडुलिपि धरोहर को डिजिटलीकरण और संरक्षित करने के लिए समृद्ध पांडुलिपि धरोहर को डिजिटलीकृत और संरक्षित करने के लिए जारी किया गया है। अगला है ईसी नेट ऐप भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है। मतदान के आंकड़े तेजी से और पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करने के लिए इसी नेट ऐप को जारी किया गया है। अगला है प्रतिभा सेतु पोर्टल जो है संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है। प्रतिभा सेतु पोर्टल संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया। इसका उद्देश्य UPSC में चयनित न हो पाने वाले मेधावी उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान हेतु प्रतिभा सेतु पोर्टल संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया। अगला है सुजलाम भारत ऐप केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण पेयजल योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए। अगला है प्रवाह पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया। विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित डिजिटाइज और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए प्रवाह पोर्टल ऐप भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया। उम्मीद पोर्टल जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया। देश भर में वक्त संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए उम्मीद पोर्टल ऐप जारी किया गया है। अगला है सचेत ऐप जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया है। लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सचेत रखने के लिए सचेत ऐप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण के द्वारा जारी किया गया है। AI चैटबॉट सारथी जो है हरियाणा सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है सरकारी नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाने के लिए AI चैटबॉट सारथी ऐप लॉन्च किया गया है। ई सेहत ऐप जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया है। ई सेहत ऐप जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया है। राज्यों के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ई सेहत ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला है राइज ऐप जो है वह उत्तर प्रदेश के द्वारा
जारी किया गया है। बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए राइज ऐप उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया गया। अगला है स्वरेल ऐप भारतीय रेल के द्वारा जारी किया गया। इसका उद्देश्य टिकट बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने और निर्बाध यात्रा के लिए स्वरेल ऐप भारतीय रेल द्वारा जारी किया गया है। अगला अगर बात करें तो है आरबीआई डेटा पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए आरबीआई डेटा पोर्टल लॉन्च किया गया है। मित्र पोर्टल सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए निवेशक म्यूचुअल फंड में अपने निवेश को ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए मित्र पोर्टल सेबी के द्वारा जारी किया गया है। अगला है सम्मान संजीवनी ऐप हरियाणा सरकार के द्वारा जारी किया गया है। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना से मिलने वाली सुविधाओं को ट्रैक करने के लिए सम्मान संजीवनी ऐप हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत पोल पोर्टल गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। भगोड़ों को पकड़ने के लिए सीबीआई का एक पोर्टल है। जो है भारत पोल पोर्टल। स्कैन पोर्टल है जो उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला है एकलव्य पोर्टल जो है भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें अपने अधिकारियों को आधुनिक बनाने और युद्ध के लिए तैयार करने के लिए एकलव्य पोर्टल भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला अगर न्यूज़ की बात करें तो संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025-26 है। आइए संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025-26 को देखते हैं। अगर पहला देखें तो साइक्लोन 4 अभ्यास 2026 किन किन देशों के बीच होता है, तो वह भारत और मिस्र के बीच में साइक्लोन 4 किसके बीच होता है, भारत और मिस्र के बीच में। इसका आयोजक स्थल की बात करें तो अनसान जो कि मिस्र में पड़ता है, अनसान मिस्र में इसका आयोजन किया गया। अगला है 7वां डस्ट लिंक अभ्यास। डस्ट लिंक अभ्यास किसके किसके बीच में होता है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। हमें यह याद रखना है कि कौन सा अभ्यास किसके बीच में होता है और कहाँ इसका आयोजन किया गया है, यह एग्जाम में यही पूछता है। ठीक है, तो इन्हीं 3 बातों को हमें ध्यान रखना है। तो डस्ट लिंक किसके बीच में होता है, भारत और उज्बेकिस्तान में। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो उज्बेकिस्तान में ही किया गया था। और उसका कौन सा स्थान पर, तो गुरुम सराय फील्ड ट्रेनिंग एरिया नामांगन में उज्बेकिस्तान में पड़ता है। यहाँ डस्ट लिंक अभ्यास जो आयोजन किया गया था। अगला है इन सीटू 2026 अभ्यास। यह भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। इन सीटू 2026 अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में। इन सीटू 2026 भारत और थाईलैंड के बीच में। यह मलक्का स्टेट के पास इसका आयोजन किया गया। भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI ने भाग लिया था। अगला है ककाडू 2026 अभ्यास। यह बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इसमें से एक से अधिक देशों ने भाग लेता है बहुराष्ट्रीय में। और इसका आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। इसमें भारत की तरफ से INS नीलगिरी ने हिस्सा लिया था। अगला है फ्रीडम फील्ड 2026 अभ्यास। फ्रीडम फील्ड अभ्यास की बात करें तो यह अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में होता है। इसका आयोजन स्थल दक्षिण कोरिया था। अगला है सी ड्रैगन 2026 अभ्यास। यह बहुराष्ट्रीय अभ्यास है गुआम के एंडरसन वायु सेना अड्डे पर, जो कि अमेरिका है, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। अगला है लामी तीये 2026 अभ्यास भारत और सेशेल्स के बीच में होता है। इसका आयोजन सेशेल्स में किया गया। लामी तीये 2026 अभ्यास भारत और सेशेल्स में के बीच में होता है और इसका आयोजन सेशेल्स में किया गया था। अगला है वज्र प्रहार 2026। तो वज्र प्रहार किसके बीच में होता है, तो भारत और अमेरिका के बीच में। इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ था। इसका आयोजन हुआ था। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में होता है। अगला है धर्म गार्जियन जो भारत और जापान के बीच में होता है। यह उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ। इसका आयोजन उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ। धर्म गार्जियन जो कि 7वां संस्करण था, भारत और जापान के बीच में इसका आयोजन होता है। अगला है वायु शक्ति 2026 की बात करें तो यह घरेलू अभ्यास था। इसमें IAF की सभी इकाइयों ने भाग लिया था, जो कि पोखरण रेंज जैसलमेर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। पोखरण रेंज जैसलमेर में वायु शक्ति 2026 का आयोजन किया गया। अगला है वायु गार्जियन 2026 भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। वायु गार्जियन 2026 भारत और थाईलैंड के बीच में। और आयोजन स्थल कोराट थाईलैंड में LCA तेजस और सुखोई 30 MKI ने भाग लिया था भारत की तरफ से। अगला है 13वां मिलन अभ्यास किसके बीच में होता है, यह बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। मिलन अभ्यास बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इसका आयोजन विशाखापट्टनम के आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ था। INS विक्रांत ने भारत की तरफ से भाग लिया था। अगला है खंजर अभ्यास किसके बीच में होता है, तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में। यह 13वां संस्करण था। खंजर जो कि 13वां संस्करण था, भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। मसामारी असम में इसका आयोजन किया गया। अगला है दोस्ती अभ्यास 2026 से भारत श्रीलंका मालदीव 3 देशों के बीच में होता है। इसका आयोजन मालदीव में भारतीय तटरक्षक बल ने इसमें भाग लिया था। इसका आयोजन स्थल मालदीव रहा और भारतीय तटरक्षक बल ने इसमें भाग लिया।
अगला अगर बात करते हैं तो 8वां एक था 2025 या भारत और मालदीव के बीच में होता है इसका आयोजन। एक था जो है भारत और मालदीव के बीच में, इसका आयोजक स्थल मालदीव रहा। अगला है डेजर्ट साइक्लोन 2025 जो है भारत और यूएई के बीच में होता है। भारत और यूएई के बीच में होता है, इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया, यूएई में किया गया। अगला है 14वां इक्वेरियन अभ्यास जो भारत और मालदीव के बीच में होता है, तिरुवनंतपुरम केरल में इसका आयोजन किया गया। अगला है हरिमऊ शक्ति 2025 जो है भारत और मलेशिया के बीच में इसका आयोजन होता है। इसका आयोजक कहाँ हुआ, तो राजस्थान में। हरिमऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में, राजस्थान में इसका आयोजन हुआ। अगला है गरुड़ शक्ति जो है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन हुआ। अगला है सूर्य किरण 2025 का आयोजन जो भारत और नेपाल के बीच में पिथौरागढ़, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसका आयोजन किया गया। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में। मित्र शक्ति 2025 भारत और श्रीलंका के बीच में इसका आयोजन होता है। बेलगावी कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया। बेलगावी कर्नाटक में मित्र शक्ति का आयोजन किया गया। अजय वॉरियर का जो है भारत और यूनाइटेड किंगडम भारत और यूके के बीच में इसका आयोजन होता है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। राजस्थान में इसका आयोजन अजय वॉरियर का आयोजन किया गया। अगला है गरुड़ 2025 का आयोजन भारत और फ्रांस के बीच में होता है। गरुड़ का अभ्यास किसके बीच में होता है, भारत और फ्रांस के बीच में, जो कि फ्रांस में हुआ। सुखोई 30M के विमानों ने भारत की ओर से हिस्सा लिया। अगला है विनवेक्स 2025 का आयोजन भारत और वियतनाम के बीच में। विनवेक्स नाम से ही पता चलता है कि भारत और वियतनाम के बीच में इसका आयोजन होता है। हनोई वियतनाम में इसका आयोजन किया गया। अगला है औसी इंडेक्स जो है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में इसका आयोजन होता है। उत्तरी प्रशांत महासागर में इसका आयोजन किया गया। अगला है मालाबार जो है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, या 4 देशों के बीच में इसका आयोजन होता है। इसका आयोजन प्रशांत महासागर के गुआम में हुआ। अगला है जैमेक्स 2025 भारत और जापान के बीच में। इसका आयोजन हुआ। जापान में INS सह्याद्री ने भारत की ओर से हिस्सा लिया। अगला है समुद्र शक्ति 2025 भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ। इसका आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ। अगला है ऑस्ट्रा हिंद का आयोजन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया। अगला है इंद्र 2025 का आयोजन जो होता है वो भारत और रूस के बीच में होता है। इसका आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के राजस्थान में हुआ। अगला अभ्यास की अगर बात करें तो है कोंकण 2025 का आयोजन भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। भारत के पश्चिमी तट पर इसका आयोजन किया गया। INS विक्रांत ने भारत की ओर से हिस्सा लिया। अगला है पैसिफिक रिच का आयोजन बहुराष्ट्रीय है। इसका आयोजन सिंगापुर में हुआ। भारत का INS निस्तार इसमें शामिल हुआ था। अगला है फ्रीडम एज 2025 दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान, इन 3 देशों के बीच में होता है। फ्रीडम एज दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान, इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया गया। अगला है 21वां युद्धाभ्यास जो होता है भारत और अमेरिका के बीच में होता है। अलास्का, अमेरिका में इसका आयोजन किया गया। मद्रास रेजिमेंट के बटालियन ने इसमें हिस्सा लिया था। अगला है मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। उमरोई, मेघालय में इसका आयोजन किया गया। अगला है श्रीनेक्स 2025, जैसा कि नाम से पता चलता है भारत और श्रीलंका के बीच में इसका आयोजन होता है। कोलंबो, श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया। जा माता तटरक्षा अभ्यास यह भारत और जापान के बीच में होता है। जा माता भारत और जापान के बीच में चेन्नई तट पर इसका आयोजन किया गया। एकेमी अभ्यास जो है भारत और अफ्रीकी देश के बीच होता है। इसका आयोजन तंजानिया में किया गया। अगला अगर हेडिंग देखें तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025, आइए इसको भी पढ़ते हैं। इसका अगर बात करें तो इसका 18वीं विधानसभा के गठन के लिए अधिसूचना जो 6 अक्टूबर 2025 को जारी हुआ था। 6 अक्टूबर 2025 को जारी हुआ था। 2 चरणों में चुनाव हुआ। पहला जो चरण था वो 6 नवंबर को, दूसरा है 11 नवंबर 2025 को चुनाव हुए। और चुनाव के परिणाम में 14 नवंबर आया इसका परिणाम। 14 नवंबर को। और चुनाव में लगभग 7 करोड़ 45 लाख मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। चुनाव में अपने कुल कितने मत पड़े, तो 7 करोड़ 45 लाख। तो प्रथम चरण में जो है वो 65.08% का मतदान हुआ। प्रथम चरण में 65.08% का मतदान हुआ, जबकि दूसरे चरण में 68.76% मतदान हुआ। दूसरे चरण में 68.76% का मतदान हुआ। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कुल की बात करें तो 66.91% का मतदान हुआ। 66.91% का मतदान हुआ, जिसमें महिलाओं का मतदान सर्वाधिक रहा और वह था 71.6%, जबकि पुरुषों का मतदान था 62.8%। अगर 243 सीटों के इस चुनाव में सत्तारूढ़ लोक जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे एनडीए कहते हैं, एनडीए को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। एनडीए को कुल 202 सीटें प्राप्त हुई, जबकि महागठबंधन एमजीबी को 35 सीटें तथा अन्य को 6 सीटें प्राप्त हुई। 243 सीटों में महिलाओं ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की। 243 सीटों में महिलाओं ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की। अगला है कि 20 नवंबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ ली। नीतीश कुमार ने कौनवीं बार शपथ ली, तो 10वीं बार शपथ ली है इन्होंने। और इसका अगर इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज की अगर बात करें तो सबसे बड़ी जीत की अगर बात करें तो 73,572 मतों से रुपौली के जदयू के विधायक कलाधर मंडल ने
बीमा भारती को हराकर जीत दर्ज की। और सबसे छोटी जीत की बात करें तो 27 मतों से आरा जिले के संदेश से जदयू के एक प्रत्याशी है जिसका नाम है राधा चरण शाह। राधा चरण शाह ने सबसे छोटी जीत दर्ज की। सबसे कम उम्र के विधायक कौन बनी है तो मैथिली ठाकुर, जो कि 25 वर्ष की है, अलीनगर सीट से विधायक बनी है। सबसे उम्रदराज विधायक की बात करें तो हरिनारायण सिंह एवं विजेंद्र यादव, जो कि 29 वर्ष के हैं, ये सबसे उम्रदराज विधायक है। और आगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो भाजपा को कितना सीट मिला, भाजपा को 89 सीट मिले, जदयू को 85 सीट मिले, राजद को 25 सीट मिले, लोक जनशक्ति पार्टी को 19 सीट मिला, कांग्रेस के 6 सीट मिला, हमको 5 सीट मिला, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीट मिला, AIMIM को 5 सीट मिला, बसपा को 1 सीट मिला। और इसमें अगर इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो ये आंकड़े हमें इंपॉर्टेंट है। पहला है कि बिहार विधान चुनाव का क्रम ये कौन सा था, ये 18वां क्रम था। कुल सीटें कितना है 243 है। SC के लिए आरक्षित सीटें कितना है तो 38 है। ST के लिए आरक्षित सीटें है 2। और अधिसूचना कब जारी हुआ था 6 अक्टूबर 2025 को। चुनाव का चरण 2 चरणों में संपन्न किया गया। पहला चरण 6 नवंबर 2025 को हुआ, दूसरा चरण 11 नवंबर 2025 को हुआ। चुनाव का परिणाम कब आया 14 नवंबर 2025 को। कुल पंजीकृत मतदाता कितने हैं 7.45 करोड़। कुल पंजीकृत मतदाता 7.45 करोड़। पुरुष मतदाता की बात करें तो 3.94 करोड़। महिला मतदाता की बात करें तो 3.51 करोड़। फर्स्ट टाइम वोटर कितने थे तो 14 लाख। फर्स्ट टाइम वोटर कितने थे तो 14 लाख को। पहले चरण में कितना मतदान हुआ 65.08%। द्वितीय चरण में कितना मतदान हुआ तो 68.76%। महिलाओं ने जीत कितनी दर्ज की तो 29 सीटों पर महिलाओं ने सीट दर्ज की। 7वीं लोकसभा का कार्यकाल कब समाप्त हुआ तो 22 नवंबर 2025 को। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है तो सम्राट चौधरी है। वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है तो विजय कुमार चौधरी है। विजेंद्र प्रसाद यादव है। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है तो प्रेम कुमार है। अगर और इसमें अगर इम्पोर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो ये सभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन एक दृष्टि में, ये इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिहाज से, इसको पढ़ते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इसकी स्थापना कब हुआ था 1919 में। इसका मुख्यालय कहाँ है जिनेवा में। इसका प्रमुख की बात करें तो इसका प्रमुख अध्यक्ष है महासचिव। महासचिव की बात करें तो गिलबर्ट होगैम्बो है। इसमें कुल 187 सदस्य है। अगला है इंटरपोल। इंटरपोल का स्थापना 1923 में। इसका मुख्यालय लियोनस है। इसमें मुख्य रूप से यह है कि इसका स्थापना वर्ष और मुख्यालय पूछ देता है, इसलिए हमें इस पर ज़्यादा फोकस करना है, स्थापना और मुख्यालय, और इसका प्रमुख अध्यक्ष भी याद रखना है। तो इसका जो महासचिव है वाल्डेसी उर्जिका। अगला है राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का स्थापना 1931 में। इसका मुख्यालय लंदन में। और इसके महासचिव की अगर बात करते हैं सरली बोचवे अफ्रीका की है, जो कि सरली बोचवे अफ्रीका की। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुआ तो 1945 ईस्वी में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। एंटोनियो गुटेरस इसके अध्यक्ष है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना 1945 में। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसके अध्यक्ष है। अगला है विश्व बैंक की स्थापना 1945 में वाशिंगटन DC में। इसका मुख्यालय है। इसके अध्यक्ष है अजय बंगा। खाद्य एवं कृषि संगठन इसका स्थापना 1945 में हुआ था। इसका मुख्यालय रोम में है। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो क्यू डोंगी इसके अध्यक्ष है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की स्थापना 1945 में। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। इसके अध्यक्ष है यूजी इवासावा। अगला है यूनेस्को की स्थापना 1945 में पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। इसके महासचिव की बात करें तो खालिद अल एनानी मिस्र के हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके प्रमुख की बात करें तो कैथरीन रसेल। अगला है WHO की स्थापना 1948 में हुआ था। WHO की स्थापना 1948 में हुआ था। इसके मुख्यालय की बात करें तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय है। इसका अध्यक्ष की बात करें तो टेड्रोस अधानोम इसके प्रमुख है। अगला है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD की स्थापना 1961 में हुआ था। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। इसका महासचिव की बात करें तो माथियास कॉमन। अगला है नाटो की स्थापना 1949 में। इसकी स्थापना बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। इसके महासचिव की बात करें तो मार्क रूटे। अगला है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHRC की स्थापना 1950 में। इसका मुख्यालय जिनेवा में। इसका उच्चायुक्त की बात करें तो फिलिपो ग्रांडी। अगला है यूरोपीय संघ की स्थापना 1958 ईस्वी में। इसका मुख्यालय की बात करें तो ब्रुसेल्स के बेल्जियम में है। वर्सुला वांडरलियन ये इसके अध्यक्ष है। इन्होंने ही गणतंत्र दिवस परेड पर चीफ गेस्ट के रूप में भारत में शामिल हुए थे 2026 में। ओपेक की स्थापना 1960 ईस्वी में। वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। इसका महासचिव की बात करें हैथम अलगिस। अगला है NAM यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसका स्थापना 1961 में जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। इसके महासचिव की बात करें तो इल्हाम अलीयेव। अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में इसका गठन हुआ था। लंदन में इसका मुख्यालय है। महासचिव की बात करें एग्नेस कैलमट।
अगला है कि अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1964 में हुआ था। इसके महासचिव रेबेका ग्रीन स्पेन है। अगला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की स्थापना 1965 में हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके प्रशासक की बात करें तो अलेक्जेंडर डिक्रू इसके प्रशासक है। अगला है एडीबी एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष इसको है मसातो काडा। अगला है न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की स्थापना 2014 में शंघाई चीन में इसका मुख्यालय है। इसके अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ। अगला है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संघ आसियान का गठन की बात करें तो 1967 में इसका गठन हुआ था। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। महासचिव की बात करें तो काओ किम हाउन इसके महासचिव है। अगला है सार्क की स्थापना की बात करें तो 1985 में इसका स्थापना हुआ था। काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है। महासचिव की बात करें तो मोहम्मद गुलाम सरवर इसके महासचिव है। अगला है G50 की स्थापना 1989 में हुआ था। जिनेवा में इसका मुख्यालय है। अगला है एपेक में का स्थापना 1989 में तो सिंगापुर में इसका मुख्यालय है। अगला है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी की स्थापना 2006 में हुआ था। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष है लुइगी सोरका। अगला है डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 में हुआ था। जिनेवा में इसका मुख्यालय है। नगोजी ओकोंजो इवेला इसके प्रमुख है। अगला है एसएम 1996 में इसका गठन हुआ था। ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। ढाका में इसका मुख्यालय। महासचिव है इंद्रमणि पांडे। अगला है एससीओ की स्थापना 2001 में बीजिंग में इसका मुख्यालय है। इसका महासचिव की बात करें तो नुरलान एमरेक बावेब है। अगला अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी इसकी स्थापना 2002 में हुआ था। हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसका प्रमुख की बात करें तो पियोत्र हाफमैनस्की इसके प्रमुख है। अगला है अफ्रीकी संघ एयू का स्थापना 2002 में इसका मुख्यालय अदीस अबाबा में है। महानिदेशक है पॉल कामगे। अगला है इप्सा की स्थापना 2004 में हुआ था। लुगानो स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुआ था। शंघाई चीन में इसका मुख्यालय है। अगला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईसीए की स्थापना 2015 में हुआ था। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। महानिदेशक है आशीष खन्ना। अगला है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025-26। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025-26। पहला है डब्ल्यूटीओ का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2026। तो डब्ल्यूटीओ का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आयुंडे कैमरून में भारत का प्रतिनिधित्व की बात करें तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने इसमें भाग लिया था। अगला है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन बार्सिलोना स्पेन में हुआ था। इसका थीम था द आईक्यू ईरा अ स्मार्टर वे फॉरवर्ड। अगला है बायोफैक 2026 का आयोजन की बात करें तो नूर्नबर्ग जर्मनी में हुआ था। इसका थीम अगर बात करें तो ग्रोविंग टुमारो यंग वॉइस बोल्ड विजन इसका थीम था। अगला है 62वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2026। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो होटल बायरिसर हॉफ म्यूनिख जर्मनी में हुआ था। इसका थीम है विनाश के अधीन अंडर डिस्ट्रक्शन। अगला है विश्व सरकार सम्मेलन 2026। इसका आयोजन दुबई में हुआ था। इस संयुक्त अरब अमीरात में विश्व सरकार सम्मेलन का आयोजन दुबई में हुआ। इसके थीम की बात है तो शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स इसके मुख्य थीम थे। अगला है दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन भारत मंडपम के नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ था। इसका थीम की बात करें तो कलेक्टिव विजडम यूनाइटेड वॉइस एंड म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस। अगला है पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा डब्ल्यूएचओ वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन की बात करें तो नई दिल्ली में हुआ था। इसका विषय था संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान। अगला है ग्लोबल एआई शो 2025 का आयोजन अबू धाबी यूएई में किया गया था। इसका थीम था एआई 2031 एक्सलरेटिंग इंटेलिजेंस फ्यूचर्स। अगला है ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025। इसका आयोजन की बात करें तो पूरी उड़ीसा में हुआ था। इसका थीम की बात करें तो सशक्त भारत, पर्याप्त संतुलन और नवाचार। 20वां अगर बात करें तो 20वां G20 शिखर सम्मेलन की बात करें तो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। इसका थीम था एकजुटता, समानता और स्थिरता। 19वां कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। और 21वां कहाँ होगा? तो यूएसए 2026 में होगा इसी वर्ष। अगला है 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेलेम जो कि ब्राजील में पड़ता है, वहाँ पे COP30 का आयोजन किया गया।
इसका अगर थीम की बात करें तो थीम था सतत विकास और जलवायुविद, सतत विकास और जलवायुविद। COP29 कहाँ हुआ था? तो बाकू अजरबैजान में। COP31 कहाँ होगा? तुर्की, जो कि 2026 में होगा। अगला है 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा 2025 का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ था। इसका थीम है एक सूर्य एक विश्व एक साझा संकल्प, एक सूर्य एक विश्व एक साझा संकल्प। अगला है आसियान शिखर सम्मेलन 2025, आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ है, कुआलालंपुर में हुआ है। इसका थीम था एक्सक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। अगला है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025, इसका आयोजन जर्मनी के बर्लिन में हुआ है। इसका मुख्य विषय की बात करें तो विभाजित दुनिया में स्वास्थ्य की जिम्मेदारी। अगला है 19वां धार्मिक धर्म धम सम्मेलन 2025, इसका आयोजन अहमदाबाद गुजरात में किया गया। इसका थीम है कर्म पुनर्जन्म पारगमन और अवतार सिद्धांत। अगला है एससीओ शिखर सम्मेलन 2025, एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन चीन के तियानजिन में हुआ, चीन के तियानजिन में हुआ है। इसका थीम है प्रमोटिंग द शंघाई स्पिरिट एससीओ इन एक्शन, प्रमोटिंग द शंघाई स्पिरिट एससीओ इन एक्शन। अगला अगर 26वां इसका देखें तो 26वां आयोजन होगा बिश्केक किर्गिस्तान में, बिश्केक किर्गिस्तान में इसका आयोजन 26वां होगा। अगला है विश्व एआई सम्मेलन, विश्व एआई सम्मेलन 2025, विश्व एआई सम्मेलन 2025 की बात करें तो इसका आयोजन चीन के शंघाई में हुआ है। इसका थीम था एआई युग में वैश्विक एकजुटता, इसका थीम था एआई युग में वैश्विक एकजुटता। अगला है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025, इसका आयोजन है रियो डी जेनेरियो ब्राजील में इसका आयोजन किया गया। अगर 18वां का बात करें तो 18वां का आयोजन भारत में होगा, 2026 में होगा। भारत 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। अगला है 35वां नाटो शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन नीदरलैंड के हेग में हुआ है। इसका अगर 36वां की बात करें तो 36वां तुर्की 2026 में होगा। और 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 की बात करें तो इसका कनाडा के क्रानेस्की शहर में हुआ था। और 52वां अगर होगा यह होगा फ्रांस में। अगला है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इसको अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।